बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान तजियाकार राजा आमिर अब्बास साहब। पिछले चंद रोज़ से जो ब्रॉडशीट का स्कैंडल पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पर मंजर आम पर आया है, ब्रॉडशीट का ये तूफ़ान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। तो राजा आमिर अब्बास साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि कल जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से वफाकी काबीना के इजलास में जो तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है, इसका क्या रिज़ल्ट निकल सकता है। इस तहकीकाती कमेटी से पाकिस्तान की हुकूमत को क्या मिलेगा, पाकिस्तान की आवाम को क्या मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है आवाम को तो ये मिलेगा कि आवाम को पता चलेगा कि जो पिछले 2003 से लेके अब तक कि ये हुआ क्या, ये जो ब्रॉडशीट थी ये इसको हायर क्यों किया गया। ब्रॉडशीट जब नैब वजूद में आता है तो नैब जब वजूद में आता है तो नैब के पास ऐसी एक्सपर्टीज़ या ऐसे लोग नहीं थे या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि वो बैरून मुल्क जाके जो यहाँ के पब्लिक ऑफिस होल्डर्स थे जिनके उसने अपने पहले इंटरव्यू में नाम लिया, जिसमें उसने नवाज शरीफ का नाम लिया, जरदारी का नाम लिया, बेनज़ीर साहिबा का नाम लिया, और नाम उसने किस अंदाज में लिया, उसने कहा कि जी हमें इन्वेस्टिगेशन करनी थी अगेंस्ट दीज क्रुक्स। उसने लफ्ज़ क्रुक्स का यूज़ किया, और यही वो क्रुक्स हैं कि जो असल पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रहे हैं, न सिर्फ 2003 आज की तारीख़ तक कि आप देखते हैं कि कभी वहाँ पे आपका आ जाता है पायरेट्स ऑफ द पेंट हाउस, कभी बीबीसी इन पे की करप्शन पे डॉक्यूमेंट्री बना रही होती है, कभी आपके इल्म में होता है कि वहाँ के मुल्क में यहाँ से जाते हैं कि जनाब ये तो एब्सकॉन्डर्स हैं, ये इस मुल्क की इतनी बड़ी अदालत से मफरूर हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से असल बदनामी हो रही है। अब बात ये हुई कि 2003 में जब ये कंपनी काम कर रही थी, इसने काफ़ी सारे इन्होंने 200 लोगों के नाम भेजे, जिसमें एडमिरल मंसूर को इन्होंने अनर्थ किया, जिसमें नवाज शरीफ की चीज़ें अनर्थ हुई, जरदारी की हुई। लेकिन 2003 में जनरल मुशर्रफ जो उस वक़्त थे, तो जनरल मुशर्रफ ने जो नैब का पर्पस था, जिस मकसद के लिए नैब बनी थी, उसको यकसर छोड़ दिया। उसका पर्पस था कि जो लूटेड और प्लंडर्ड अमाउंट है वो रिकवरी हो, लेकिन उसको इस्तेमाल करना शुरू किया जनरल मुशर्रफ ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, आर्म ट्विस्टिंग के लिए, जिसके नतीजे में उसने पी बनाई, क्यू लीग बनाई, और अपने जो उसका हुकूमत थी उसको तवालत देने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए उसने नैब का इस्तेमाल कर लिया। जब नैब को इस्तेमाल करना शुरू किया तो इस कंपनी के साथ यूनिलैटरली वन साइडेड आपका एग्रीमेंट होता है, दो म्यूचुअल होता है, लेकिन एक तरफा तौर पे ख़त्म कर दिया जाता है। जब एक तरफा तौर पे ख़त्म किया तो उन्होंने कहा जनाब हमने तो इतना कुछ लेके आए थे, आपके हमारे साथ ये तमाम अंडरस्टैंडिंग थी। तो अल्टीमेटली इन्होंने कुछ नहीं किया और ये सिलसिला चलता रहा और उनके साथ भी कॉरेस्पॉन्डेंस होती रही। मीनवाइल नैब ने उनके साथ ये किया कि इसी फर्म के साथ कहा कि हम आउट ऑफ द कोर्ट एक सेटलमेंट करते हैं। वो सेटलमेंट इन्होंने की और इतनी नेग्लिजेंस की या दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे या जो भी उसमें थी चीज़ें कि उन्होंने एक ऐसी फर्म से कर लिया कि जिसका इनके साथ ताल्लुक़ नहीं था और उसको एक हैवी अमाउंट उठा के दे दी जो कि इस पैसों के अलावा थी। तो ये वो फैक्टर्स हैं कि जिसको अब देखना है कि ये नैब ने किया क्या। और उसके बाद फिर जब 2016, 14, 15 में ये केसेस चल रहे थे तो नैब की परफॉर्मेंस ये थी कि नैब ने लॉयर्स वहाँ पे हायर किए, नैब के अपने प्रोसिक्यूटर्स जो उनसे थे या जो प्रोसिक्यूशन विंग था उनका काम था कि ऐसी फर्म्स को हायर करते कि जो आपको रिज़ल्ट देती और वहाँ पे आपका केस जीतती। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये था कि नैब के अपने जो प्रोसिक्यूशन थी उनको इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का और इन केसेस का फंडामेंटल और ABC भी नहीं पता थी। नतीजा ये निकलता है कि 2016 में आपके ख़िलाफ़ अवार्ड आ जाता है। जब अवार्ड आ जाता है तो आप अपील में जाते हैं, अभी आके वो अपील भी आपकी खारिज हो जाती है, जिसके नतीजे में आपको तकरीबन 7 अरब के करीब उनको डैमेजेस देने पड़ रहे हैं। और ये पैसा कौन सा है? ये पैसा आपका हमारा एक्सचेकर का पैसा है। और ये क्यों देना पड़ रहा है? ये इसलिए देना पड़ रहा है कि ग्रॉस नेग्लिजेंस एक, और नंबर 2 जैसे कि मूसवी ने कहा कि जो लॉ फर्म्स हायर की गई थी उसमें शायद किकबैक्स थी। और अब ये जो कमेटी बनी है, मैं समझता हूँ, मुझे नहीं पता उस कमेटी में कौन है, अगर तो कोई प्रोफेशनल्स हैं तो वो ये चीज़ निकाल के लाएंगे कि कहाँ पे 7 अरब तो गए आपके, वो तो एक अदालत के फ़ैसले के तहत दे दिया, लेकिन क्या ये हम उन लोगों से रिकवर कर सकते हैं, चाहे वो नैब में बैठे हैं, चाहे वो उस वक़्त की लॉ मिनिस्ट्री में बैठे हैं, कि भाई आप लोगों ने ये जो गलत इस केस को परसू किया है तो ये पैसे वापस आने चाहिए।
तो मैं नहीं समझता कि कमेटीज़ फिर इसको ज़्यादा आगे चलाती हैं। और कमेटीज़ जब भी बनती हैं, हुकूमत को एक काम तो फ़ौरन से पेशतर करना चाहिए कमेटीज़ बनने से पहले नैब को और हुकूमत को, कि वो जो 200 बंदों के नाम आ रहे हैं, कम से कम आवाम को ये तो पता चले वो कौन लोग हैं, वो कौन से जनरल हैं, वो कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कौन से सियासतदान हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, वो कौन से लैंड माफियाज़ हैं, वो कौन से दूसरे माफियाज़ हैं। तो ये अगर नाम आ जाते हैं तो फिर ये है कि उनको फिर सिर्फ ऑप्टिक्स की हद तक ना रखें कि टीवी पे हम देखते हैं हुकूमत वाले आ जाते हैं लिस्टें लेके कि जी ये क्लोज एंड शट केस आ गया, ये 50 नाम आ गए, ये लोग हैं, और उसके बाद नतीजा कुछ नहीं लगता। फिर उनको परसू करें और फिर उन लोगों को ही जायदादें आप बेचें, रिकवर करें और इस केस को अगर आगे बढ़ाना है। अदरवाइज़ अगर एक पॉलिटिकल इसको बनाना है, और मूसवी ने जब कहा कि नैब इज़ अ शैम, तो ये बड़े अफसोस की बात है कि आपके मुल्क के अदारे को ये कहा जाता है, लेकिन ये वही अदारा है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि नैब एक 6 फुट गहरे खड्डे में दफन हो चुका है। ये वही नैब है। ये फ़ैसला आ रहा था कि जब कमर ज़मान चौधरी था 2015-16 में, ये उसकी परफॉर्मेंस है। तो नैब जाके पूछे ज़रा ये कमर ज़मान चौधरी से कि ये सब कुछ क्या हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने जो अकाउंटेबिलिटी साइड पे अपना काम किया है, ना तो कोई रिकवरीज़ हुई हैं, ना तो कोई एसेट्स लाए गए हैं, और ना ही कोई इस किस्म की चीज़ें वो कर पाए हैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ वसीम कि हुकूमत के पास एक सुनहरा मौका है, वो इस तरीके से कि बड़ा शोर गुल हो रहा है कि जी रिफॉर्म्स लानी है, अपोजिशन करने नहीं दे रही, अपोजिशन ख़त्म करना चाह रही है। लेकिन अगर नेशनल असम्बली में आपकी मेजॉरिटी है, मार्च में सेनेट में भी आप अगर मेजॉरिटी ले जाते हैं, फिर आपको ना अपोजिशन की ज़रूरत है, ना आपको किसी और की, सिंपल मेजॉरिटी से कानून साजी कीजिए। नैब के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट, क्योंकि नैब के चेयरमैन की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है ऐसे केसेस। आमिर भाई, आपने कहा कि हुकूमत को सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए, चलें तहकीकाती कमेटी तो बना दी, लेकिन जो 200 लोग हैं जिन्होंने लूटा है मुबैना तौर पर, पाकिस्तान को चूसा है, पाकिस्तान के ख़जाने को, उनके नाम सबसे पहले सामने आने चाहिए, आपने ये कहा। लेकिन ये जो एग्रीमेंट किया गया ब्रॉडशीट के साथ, आपने पढ़ा होगा, अब तो वो सोशल मीडिया पर आम हो चुका है, आपके पास कॉपी भी होगी, तो ये एग्रीमेंट भी पढ़ने के बाद लगता है ऐसे कि पता नहीं ये साइन करते हो इस एग्रीमेंट को भी नहीं पढ़ा गया कि सिर्फ वो असासों की निशानदेही करेंगे, रिकवरी चाहे हो ना हो, निशानदेही करने पर उसे पैसे दे दिए जाएंगे। तो ये तो कोई क्लॉज नहीं बनती। उसमें क्लॉज है 4 पॉइंट समथिंग जिसमें लिखा है कि इसको पैसे तब दिए जाएंगे आफ्टर द रिकवरी, जब ये जो पैसे या जो ये उनके एसेट्स हैं इसकी रिकवरी हो जाएगी। रिकवरी कैसे? प्रोजेक्टेड पे नहीं होंगे। नहीं, देखा, रिकवरी होती है कि जब कोर्ट उनको फोरफिट कर लेगा और जब अदालत से वो ज़ब्त होंगे, उसको बेचा जाएगा, नीलाम किया जाएगा, तो उसका अब यही वो बात है कि जब ये केस चला तो ये पॉइंट सबसे स्ट्रॉन्ग था कि जनाब इसका हमारा एग्रीमेंट ये है कि रिकवरी के बाद हमें बताया जाए कि कौन सी रिकवरी हुई है। रिकवरी तो हुई नहीं और फिर भी वो साहब पैसे लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि या तो कोई इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि हम ये बात ही नहीं करेंगे, या ये था कि ग्रॉस नेग्लिजेंस थी, या ये बात था कि किसी को एहसास ही मुसावी का जो इंटरव्यू आया, मुसावी के इंटरव्यू से पहले यहाँ पर नेगोशिएशन चल रही थी, क्योंकि अब चीज़ें ऐसा ऐसा सामने आ रही हैं, रिवील हो रही हैं। तो मुसावी के इंटरव्यू के बाद ये मामला पाकिस्तान की सियासत में एक तूफ़ान की तरह थमने का नाम नहीं ले रहा, एक हलचल सी है, आप भी देख रहे हैं। कल भी काबीना के इजलास में ये डिस्कस किया गया, उससे पहले भी एक कमेटी हुकूमत ने बनाई है जिसको शिबली फराज साहब जो है उसके कन्वीनर होंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये पैसे अदा करने से पहले हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, बरतानिया की, वहाँ रजू करना चाहिए था, सस्पेंशन ऑर्डर लेने चाहिए थी, और पूरी जो रेमेडी है वेल करने के बाद फिर ये पैसे अदा होने चाहिए थे? जैसा कि आपने कहा कि हमें वहाँ पर कहना चाहिए था कि रिकवरी तो हुई नहीं, तो पैसे हम क्यों अदा करें? अब देखिए, ये तो फिर उस लॉ फर्म का डिसीजन है, नैब का डिसीजन है, और एक उनको इशू आ रहा था कि जब ये पैसे आगे नहीं जा रहे थे तो फिर, क्योंकि ये डायरेक्ट कोई ऐसा फ़ैसला नहीं है कि जिसको आप डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हैं, ये एक सालिसी का, आर्बिट्रेशन का फ़ैसला है, इसमें डायरेक्ट ऐसे अपील लाए नहीं करती। तो इसमें इशू ये आ रहा था कि डेली की बुनियाद पे आपको पता नहीं 50,000 या कितने 5,000 डॉलर्स देने पड़ रहे थे, तो वो भी फिर अगर आप लेट करते वो पैसा अलहदा से जा रहा था। बात उसकी नहीं है। बात देखिए ना, पिछले 2 साल में इस नैब ने इस मौजूदा हुकूमत के दौर में जिसने कि उसको सपोर्ट किया है, 380 अरब के करीब रिकवरी कर ली है। हमें ये देखना चाहिए कि 380 अरब रुपए और 7 अरब वो नहीं है, लेकिन बात ये है कि ये क्यों गए 7 अरब, और उससे बड़ी बात ये है कि वो 200 अफराद क्यों अभी तक बैठे हुए हैं,
उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशंस क्यों नहीं हो रही? मुझे तो ये 7 अरब, आप उनको 200 अफराद को पकड़िए, आप 7 क्या, आप 7,000 अरब 700 अरब भी उनसे रिकवर कर लेंगे। बट अगेन द पॉइंट इज़ कि आपके पास ऐसी लीगल टीम हो कि जो बात को, क्रक्स को समझे कि असल इशू क्या है। असल इशू 7 अरब नहीं है, पकड़ो उन 200 बंदों को, आपको 700, 800, 7,000 अरब भी मिलने की तवक्का है। लेकिन जब आपने उस तरफ जाना ही नहीं, आपको जो लीगल एडवाइस दी जाती है वही सही ना हो, वही इनकॉम्पिटेंस की बुनियाद पे अगर दी जाए और वही नातजर्बेकारी की बुनियाद पे दी जाए, तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को एक दफ़ा नहीं 3-4 दफ़ा हमने देखा है कि उसको इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं। आमिर भाई, लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप क्या समझते हैं, हुकूमत एक कमेटी बना दी है, बल्कि 2 कमेटियां बना दी हैं, जैसे अभी जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया, आप क्या समझते हैं कि ये मामला कितने दिन में हल हो सकता है? आप कानून को भी समझते हैं, आप नैब में भी रहे हैं, प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारियां भी सर अंजाम देते रहे हैं, तो कानूनी मामलात को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। चाहे आप नैब के मामले पर आपके साथ गुफ्तगू कर लें, ब्रॉडशीट के मामले पर, NRO के मामले पर, आप एक अथॉरिटी हैं। आप क्या समझते हैं कि कितने रोज़ के अंदर ये मामला सॉर्ट आउट हो सकता है? देखिए, सॉर्ट आउट होना आसान होता है, लेकिन बात यह है कि अगर नैब आपके साथ कोऑपरेट करेगी, उस वक्त की लॉ मिनिस्ट्री, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट पार्ट ये होता है कि डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो जाते हैं। अगर तो कोई ऐसा चैप्टर आ जाता है कि वो कॉरेस्पॉन्डेंस, वो ईमेल्स, वो डॉक्यूमेंट्स, वो हमने जरदारी साहब के केस में देखा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही गुम हो जाते हैं। हम देखते हैं लंदन हाई कमीशन चूँकि इसको डील कर रहा था, वहाँ पे कुछ इस किस्म का घपला होता है कि आपके ओरिजिनल कागजात ही नहीं मिलते। तो ऐसी सूरत हाल में फिर इंक्वायरी यही साबित करेगी कि उस वक़्त के जो नैब के चेयरमैन थे या जो नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल थे या लंदन में हाई कमीशन थे, समबॉडी हैज़ टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ये नहीं कि जी कागज़ नहीं तो चलो ख़त्म हो गया। तो इसमें ये टर्न जब आएगा तो फिर उस वक़्त डिसीजन लेना होगा कि जी ये जो नैब का अपना कानून है वो कहता है कि अगर आपकी नेग्लिजेंस की वजह से गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान हुआ है तो वो भी करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब। नाज़रीन, हमारे साथ राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद थे, जल्दी में लग रहे हैं मेरे ख्याल से। एक सेकेंड, तो राजा आमिर अब्बास साहब से भी इजाज़त चाहते हैं। इनका क्रक्स ये था कहने का कि सबसे पहले हुकूमत को ये करना चाहिए कि 200 लोगों के नाम जो एंथनी एवंस की जजमेंट में आए हैं या हुकूमत की जानिब से ब्रॉडशीट को दिए गए थे, वो नाम पब्लिक होने चाहिए। और ये 7 अरब का मामला नहीं है। अगर इन लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाए, इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो 7 अरब की बजाय 700, 7,000 अरब तक जो है रिकवरियाँ हो सकती हैं। आपसे इजाज़त चाहेंगे नाज़रीन, अगली वीडियो में नई खबर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।